तुम्हें कैसे ख्याल आ गया इब्तिहाज की अयादत का? तुम तो मेरे सर्कल से काफ़ी बेजार थी ना। हादी इमामा के साथ हॉस्पिटल की जानिब जाते तंज के तीर चलाने लगा। इमामा खामोशी से हादी की जली कटी बातें सुनती रही। हॉस्पिटल पहुंचने पर हादी के निकलने से पहले ही वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई। कैसे हो इब्तिहाज? अब कैसा महसूस कर रहे हो? हादी खुश मिजाजी की तमाम हदें अबूर करता इब्तिहाज का हाथ अपने हाथ में लिए इस्तफसार करने लगा, लेकिन उसकी नज़र हादी के मुकाबिल खड़ी इमामा पर टिकी हुई थी। नवीन की हालत को मद्देनज़र रखते सारिया उसे घर भेज चुकी थी। 1 मिनट में आया। जेब में रखा हादी का मोबाइल बजने लगा था। हादी एक्सक्यूज़ करता कमरे से निकल गया। इब्तिहाज मुसलसल इमामा को देख रहा था। कैसे हो इब्तिहाज खान? तुम्हें जिंदा रहते शर्म ना आई? आती भी क्यों? तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे दिल में वापस धड़कने वाली धड़कन ना जाने कितनी जिंदगियों के लिए खतरे का ऐलान है। कैसे जी लेते हो तुम इस बोझ के साथ? तुम जैसे दरिंदे को तो तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए, कुत्ते की मौत मरना चाहिए। लोग तुम्हारे मरने पर थूकें। पता है तुम्हारा दिल क्यों बंद नहीं हुआ? क्योंकि ये मेरे मिलने की पहली सीढ़ी थी, और अभी तुम्हें बर्बादी की बुलंद चोटी पर लाकर नीचे पटकूंगी मैं इब्तिहाज खान। इतनी आसानी से तो नहीं मर सकते तुम। इमामा इब्तिहाज का गिरेबान थामे चीखने लगी थी। जब्त के बंधन टूट चुके थे। इमामा, मेरे दिल पर बहुत बोझ है, बहुत ज़्यादा। मैं उस दिन के बाद आज तक सुकून से नहीं जी सका। कोई भी रात ऐसी नहीं जिस दिन मैंने खुद को मलामत ना की हो। कोई ऐसी सुबह नहीं जब मैंने दिन की रोशनी में खुद से नजरें ना चुराई हों। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, और अजियत सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी सहता रहा हूँ। जब से तुम मुझसे जुदा हुई हो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। दौलत के नशे में वो मोहब्बत मेरी ज़िद और इंतकाम बन गई, और मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इमामा, मेरी ज़िंदगी में लौट आओ प्लीज़। इब्तिहाज धीमी आवाज़ में बमुश्किल बोल पाया था, और इमामा के सुकड़े लब एकदम कहकहा लगाने लगे। अजियत, बेसकूनी, दर्द, मोहब्बत, दिल पर बोझ, मलामत। मिस्टर इब्तिहाज, ये आपके मुंह से सूट नहीं करते अल्फाज। प्लीज़ कुछ फोहश बकें जो आपका पेशा, आपकी ज़ुबान, आपकी ज़ात के मुतालिक मशहूर है। क्या कहा आपने? मैं आपकी ज़िंदगी में वापस लौट आऊँ? अरे मैं वापस ही तो लौटी हूँ। मैंने अपनी फैमिली खोई है इब्तिहाज खान। अब मुझे किसी के खोने का डर नहीं रहा। मैं लावारिस और बेसहारा हूँ, और जो कुछ अब मेरे पास है ना, उसे खोने के लिए मैंने हमेशा खुद को तैयार रखा था। क्योंकि जैसी ज़िंदगी तुमने मुझे तोहफे में दी थी ना, उस ज़िंदगी में ऐसी कोई तवक्को कर ही नहीं सकती थी मैं, कि कोई मरते दम तक मेरे साथ रहेगा और मुझे अच्छा समझेगा। मैं बुरी नहीं थी पहले, मगर अब तुम्हें बुरा बन के दिखाऊंगी। तुमसे तुम्हारी एक एक चीज़, तुम्हारा हर रिश्ता ना छीन लिया तो मेरा नाम भी इमामा नहीं। और हाँ, तुम्हें बता दूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जैसा तुमने मेरे साथ किया, क्योंकि मुझे अपने रब को मुंह दिखाना है। मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं बन सकती। तुमसे तुम्हारे अजीज़ और अजीज़ अज़ जान रिश्ते खुद तुम्हारे मकरूज चेहरे पर लानत करके जाएंगे। तन्हा रह जाओगे तुम, भटकोगे। फिर मैं आखिरत में तुमसे पूछूंगी, इब्तिहाज खान क्या लाए हो अपने साथ? इमामा इब्तिहाज के गिरेबान पर गिरफ्त मजबूत तर करते उसे झिंझोड़ने लगी थी। इमामा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। अगर तुमने अपनी फैमिली को खोया है तो मैंने भी अपने बाबा को खो दिया उसी दिन। मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिल गई थी। पल पल मरता रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरे इंतज़ार को इतना तवील और नाउमीद मत करो। मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर वो आसाइश देना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे छीन ली। मैं हर उस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने गरूर और तकब्बुर में आकर तुम्हें बोली थी। प्लीज़ इमामा, मुझे अब और सज़ा मत दो। माफ़ी गलतियों की होती है इब्तिहाज खान, गुनाहों की नहीं। और तुमने एक रिश्ता खोया और तुम्हारी नींदें उड़ गई, बेसकून हो गए तुम। सिर्फ एक रिश्ते को खो देने से ही तुम्हें एहसास हो गया, लेकिन अभी एहसास तो तुम्हें होगा। इतनी जल्दी घुटने क्यों टेक दिए मौसूफ ने? अब खोने की बारी तुम्हारी है मिस्टर इब्तिहाज। खेल शुरू हो गया है इब्तिहाज खान, और ये खेल नस्लों तक चलेगा, रुकेगा नहीं यहीं पर। और तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है ना बहुत। शर्मिंदा हो ना तुम
तो क्या तुम्हारे शर्मिंदा होने से मेरी लुटी हुई इज्जत वापस मिल सकती है? मेरे माँ बाप मिल सकते हैं मुझे? जो तुमने मुझे गली गली रुसवा किया उसकी तलाफी कर सकते हो तुम? मेरे सर से उतारे दुपट्टे की कीमत चुका सकते हो तुम? लावारिस और बेसहारा होकर कब्रिस्तानों में कांटों पर सोने का बदला दे सकते हो तुम मुझे? फिर लोगों से पत्थर खा सकते हो? लोगों की फोश और घटिया बातें सुन सकते हो? बताओ, कर सकते हो क्या तुम ऐसा? इमामा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ये जाने बिना कि दरवाजे के बाहर खड़ा वजूद उसकी तमाम बातें सुन रहा है। इब्तहाज खामोश और लाजवाब था, लेकिन इमामा अपना चेहरा हाथों में छुपाए अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। इस कोशिश में नाकाम ठहरते इमामा ने बाहर का रुख किया था। उजलत में दरवाज़ा खोले सामने खड़े वजूद से टकराते कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन रोशनी होते जैसे ही सामने देखने की कोशिश की आंखें हैरत और खौफ से फट गई थी। इमामा, क्या ये वही लड़का है? इमामा डॉक्टर जोया को अपने सामने देखते उनसे लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगी। डॉक्टर जोया सब सुन चुकी थी। इमामा को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इमामा सरस बात में हिलाए उनसे अलग होते नजरें चुरा गई। मामा हादी को कुछ मत बताइएगा, वरना क्या वो तुम हादी की बीवी होने से पहले मेरी बेटी हुई मामा, और मैं तुम्हें घर से निकालने या तुम्हें दुख देने के लिए अपने घर में नहीं लाई थी। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। डॉक्टर जोया इमामा की बात उचकते तेजी से बोली। इमामा मुस्कुराकर दोबारा उनसे लिपट गई थी। इमामा, तुम घर जाओ बेटा, तुम रेस्ट करो, तुम्हारा अस्पताल में अब रुकना ठीक नहीं है। डॉक्टर जोया इमामा की कमर सहलाते मोहब्बत से बोली थी। इमामा सुकून का सांस लेती मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब लपकी। हादी न जाने कहाँ गुम था। दिल तो कर रहा है तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगाकर जॉन से मार दूं, घटिया लड़के। डॉक्टर जोया इमामा के जाते ही इब्तहाज के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती गुस्से से बोली। इब्तहाज हैरत से उनका मुंह देखने लगा। मतलब क्या है आपका? मैं समझा नहीं, और ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं? इब्तहाज नासमझी से बोला था। लहजे में अमीरों वाली अकड़ नुमायाँ थी। अपनी तौहीन के बाइस चेहरा सुर्ख हुए जा रहा था। जिस लहजे में तुम जैसे बिगड़े अमीरजादों से बात करनी चाहिए, तुमसे भी तो उस बुरी तरह पेश आना चाहिए ना इब्तहाज खान। अच्छाई का ढोंग कैसे कर लेते हो तुम लोग? अदाकारी तो कमाल की करते हो। बताओ, इमामा के अलावा कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हो तुम? और ये भी बताओ कि तुम्हें बद्दुआएं नहीं लगती? तुम्हें जीने में मुश्किल नहीं होती? क्या तुम्हें अपने ही वजूद से नफरत नहीं होती? डॉक्टर जोया सीने पर हाथ बांधे फारिग मालूम हो रही थी उस वक्त। आप कहना क्या चाहती हैं? और आपको मेरी लाइफ के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। मैं जैसा भी था या हूँ, आपका मसला नहीं है ये। आप जो बात करनी है ना खुलकर कीजिए, मैं अपनी तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इब्तहाज कमज़ोरी के बाइस लेटे हुए बमुश्किल गुस्से से बोला था। अरे तौहीन और तुम्हारी? तुम तो एक पाक हस्ती हो बाखुदा। तुम्हारी तौहीन करने पर मुझ पर जहन्नुम का हकदार ठहराए जाने का इल्ज़ाम न लगा दिया जाए। डॉक्टर जोया का कहकहा पूरे कमरे में गूंजा था। इब्तहाज बेचैनी से पहलू बदलते लाजवाब सा होंठ भींचे डॉक्टर जोया को ही देख रहा था। हाथ में लगी ड्रिप कतरा कतरा उसके जिस्म को एक नई जिंदगी बख्श रही थी। इब्तहाज का बस नहीं चल रहा था कि पूरा कमरा उठकर तहस नहस कर दे। आप अपने काम से काम रखिए डॉक्टर साहिबा। दोबारा मेरी लाइफ के मुतालिक बोलने का हक मैं आपको नहीं दूंगा। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे अपने हिसाब से जीऊँगा। मैं जानता हूँ मैं कहाँ पर था, कितना बुरा था और कितना अच्छा। आपको मेरे इल्म में इजाफा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए प्लीज़ दोबारा मुझसे बात सोच समझ कर और अपने तरीके से हट कर कीजिएगा। इतनी अकड़? अपनी औकात के मुताबिक अकड़ अच्छी लगती है इब्तहाज खान, और तुम अपनी औकात से ज़्यादा अकड़ रहे हो। याद रखो, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, और तुम एक मुर्दा इंसान ही हो जिसका ज़मीर मुर्दा है, दिल मुर्दा है, एहसास मुर्दा है। और जिसका ज़मीर मर जाए ना इब्तहाज खान, वो दुनिया का सबसे घटिया तरीन इंसान होता है। और घटिया लोगों के लिए सिर्फ गालियाँ होती हैं, बुरा सलूक होता है। उन्हें तो कुत्ते की मौत मारना चाहिए। और तुम कहते हो कि तुम्हारी तौहीन कर रही हूँ मैं बताऊँ तुम्हारी इज्जत क्या है? तुम जहाँ से गुजरो तुम्हें गालियाँ दी जाए, वहाँ तुम पे पत्थर बरसाए जाएं, तुम्हें देख कर तो तुम पर हंसा जाए, लोग तुम्हें घटिया और बेगैरत कहकर बुलाएं। ये है तुम्हारी इज्जत और औकात। तुम अपने बारे में बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो मिस्टर इब्तहाज खान। तुम्हारी खुशफहमी दूर कर दी जाएगी और बहुत जल्द कर दी जाएगी। और हाँ,
اب जो चाल तुम चलोगे ना वो नाकाम ही रहेगी, क्योंकि इमामा के साथ अब बुरा नहीं होने वाला। मेरे होते हुए कोई उसे छू भी नहीं सकता। मैं उसके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी साथ। इसलिए अपनी कोई भी कोशिश अपने पास रखना, ये ना हो तुम्हें मुंह की खानी पड़े। डॉक्टर जोया इब्तहाज को हक्का बक्का छोड़ती कमरे से निकल गई थी। इब्तहाज आंखें मूंदे अपने आंसू ज़ब्त करने लगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, हमने आज तक कोई बच्ची ऐसी नहीं देखी, बहुत खूबसूरत है ये। इब्तहाज के घर बेटी पैदा हुई थी। इब्तहाज परेशान सा ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहल रहा था जब एक नर्स सफ़ेद ब्लैंकेट में लिपटे एक नन्ही परी को लेकर नमूदार हुई थी। इब्तहाज तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ते माया को अपने बाजू में लिए चूमने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो इब्तहाज, बहुत प्यारी है ना। इब्तहाज टिकटिकी बांधे नम आंखों से अपनी बेटी को देख रहा था जब सारिया बेगम ने उसकी महवियत को भांपते इस्तफसार किया। मैं देख रहा हूँ ये इतनी खूबसूरत क्यों है मॉम, और ये किसकी तरह है, इसमें नवीन या मेरा अक्स तो नहीं है। देखें क्या ये मेरी बेटी मालूम होती है, क्या तारीख खुद को फिर से दोहराने वाली है। अगर ऐसा है तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये अभी मर जाए। अगर मेरे जुर्म की सज़ा इसे मिलनी है तो मैं खुद इसको अपने हाथों से कत्ल कर देता हूँ, लेकिन मैं इस मासूम के साथ बुरा नहीं होने दूंगा मॉम। मेरे जुर्मों की सज़ा इसके खाते में ना डाली जाए, प्लीज़ मॉम आप दुआ करें। अगर इमामा की बद्दुआ इसका ताक़ुब करती रही तो एक दिन इसे भी इमामा के जैसे ही दिन देखने को मिलेंगे। और इमामा ने कहा था मॉम कि ये खेल अब नस्लों तक चलेगा, और उसकी हर कही बात सच साबित होती है मॉम। दुआ करें कि इमामा की ये बात गलत साबित हो जाए। इब्तहाज अपनी बेटी को खुद में भींचे जा रहा था। बच्ची बहुत खूबसूरत थी और इब्तहाज उसकी किस्मत से अभी से डरने लगा था। उसकी बेटी में इमामा का अक्स वाज़ेह था। न जाने किस्मत को क्या मंजूर था। क्या नाम रखें इसका इब्तहाज। नवीन अपने कमरे में लेटी अपनी बेटी के नन्हे हाथों को मोहब्बत और नरमी से छूते पुरजोश होती बोली। इब्तहाज मोबाइल की स्क्रीन को छोड़कर नवीन की जानिब मुतवज्जो हुआ। अपनी बेटी के गाल नरमी से छूते न जाने कहाँ खोया हुआ था वो इमामा। इब्तहाज खोए हुए अंदाज में बोला। उसके हाथ अब भी बच्ची के गालों को छू रहे थे जबकि नवीन के तेवर बिगड़े थे। क्या हुआ इमामा, आप होश में तो हैं। मैं उस बदनामे ज़माना लड़की का नाम दूंगी अपनी बेटी को। क्यों, हद करते हैं आप भी। अपनी ये घटिया हरकतें और सोचें अपने पास रखा करें इब्तहाज, वरना नतीजा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। नवीन बैकग्राउंड से टेक लगाए बच्ची के गालों से इब्तहाज का हाथ हटाते गुस्से से बोली। शट अप नवीन, अगर दोबारा इमामा के लिए ऐसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया तो अगर वो बदनाम हुई है तो मेरी वजह से हुई थी, और मैं अपनी बेटी का नाम इमामा ही रखूँगा। इब्तहाज अपने नाम अपने पास रखें, मैं हरगिज़ भी इसे ये नाम नहीं दूंगी। इसका नाम मैं माया रखूँगी। सही, ठीक है, तुम जो मर्जी नाम रखो, लेकिन मैं इसे इमामा ही बुलाऊंगा। इब्तहाज मोबाइल साइड टेबल पर पटकते गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। उसी पल सारिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। मुलाजमा हाथ में एक ट्रे उनके साथ लिए दाखिल हुई थी, जो दोनों को लड़ते देख ट्रे रखते वापस जा चुकी थी। क्या कर रही है माया, लाओ इधर मुझे दो, जल्दी से ये सूप खत्म करो तुम। सारिया बेगम इब्तहाज को नज़रअंदाज करते नवीन के सर पर हाथ रखते माया की तरफ झुकी। इब्तहाज उनके माया कहने पर हैरत से उन्हें देखने लगा। जो दानिस्ता इब्तहाज को देखने से गुरेज कर रही थी। इसका नाम माया इब्तहाज है, और सभी लोग ये तस्लीम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सारिया बेगम माया के नन्हे हाथों को इश्तियाक से देखती बिना इब्तहाज की तरफ देखे फैसला कुन अंदाज में बोली। लेकिन मॉम, मैं इससे आगे एक भी लफ्ज़ ना सुनूं इब्तहाज। इब्तहाज पाँव पटकता कमरे से ही निकल गया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं इस कंपनी के साथ रवाबित ख़त्म नहीं कर सकता। अगर मैं उस कंपनी के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लूँगा तो मुझे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा मामा, आप समझती क्यों नहीं। हादी ज़िच होता बुलंद आवाज़ में चीखा। और उस कंपनी से राब्ता होने से कबल भी तो तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी ना, अब तुम्हारी कंपनी को क्या हो जाएगा। डॉक्टर जोया हाकिम खान कंपनी के खिलाफ हादी के सामने एक बार फिर सर फोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हादी अपनी बात पे अड़ा हुआ था। उससे पहले बात और थी मामा, अब हमें करोड़ों का नुकसान होगा और मैं उसे अफोर्ड कर नहीं सकता। प्लीज़ इसलिए कुछ मत कहें मुझे। इससे पहले क्या बात थी हादी, क्या तुम्हारी कंपनी डाउन थी, तुम्हारे पास इससे पहले पैसा नहीं था, तुम खाना नहीं खाते थे इससे कबल, या तुम्हारे पास पहनने ओढ़ने के वसाइल ना थे। ठीक है, आप ये बताएं मैं उस कंपनी के साथ राब्ता क्यों ख़त्म करूं। आप मुझे कोई वजह तो बताएं, कोई भी ऐसी ठोस वजह जिससे मैं उस कंपनी के साथ राब्ता ख़त्म कर दूं। उससे मुझे कुछ लूज़ होता
اس سے مجھے لاس ہوتا ہے یا کچھ بھی؟ وجہ ہے تو تمہیں بول رہی ہوں نا ہادی، تم ماں کے ساتھ اس طرح بحث کیا کرو گے کیا؟ ڈاکٹر زویا ناراض ہوتی اپنے کندھے پر رکھا ہادی کا بازو جھٹکتے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ نہیں ماما، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے وجہ بتائیں، میں اس کمپنی کے ساتھ رابطہ ختم کر دوں گا۔ آخر کوئی جاندار وجہ بھی تو ہونی چاہیے جو مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دے، جبکہ اتنے عرصے میں آپ مجھے وجہ بتانے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہیں۔ ہادی ڈاکٹر زویا سے لپٹے مصنوعی خفگی سے بولا، کیا تمہیں وجہ بتانا ضروری ہے؟ بس میں نہیں چاہتی وہ لوگ ہمارے گھر آئیں، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب تم مکمل طور پر ان سے دستبردار ہو جاؤ گے، ورنہ جب تک تمہارے ساتھ وہ تعلقات میں ہے وہ ہمارے گھر آتے جاتے رہیں گے۔ اور آپ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ ہمارے گھر آئیں؟ اور میں آپ کی یہ بچگانہ ضد پوری کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، اس لیے پلیز ہم اس ٹاپک پر اب دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ اتنے ماہ سے آپ ہمیشہ اسی ٹاپک کو چھیڑ کر بیٹھ جاتی ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا ہی فضول ہے۔ ہادی نروٹے پن سے کہتا کمرے سے نکل گیا اور ڈاکٹر زویا پیچھے سے سر پیٹ کے رہ گئی۔ امامہ، تم مجھ سے ہمیشہ خفا کیوں رہتی ہو؟ امامہ ہادی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ جلدی سے کروٹ بدلے سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ نہیں، میں خفا تو نہیں ہوں۔ امامہ کی نم آواز کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی واپس اسی کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دل کٹ سا رہا تھا، ہر آنسو دل پر گرتا اذیت کا سمندر بنتا جا رہا تھا۔ تو پھر میں تمہارے نظر انداز کرنے کو کیا نام دوں امامہ؟ یار غلطی ہو گئی، بول دیا وہ سب میں نے غصے میں، مجھے نہیں پتہ چلا، اور تم ہو کہ بس خفا ہو اتنی سی بات پر۔ ناراضگی چند گھنٹوں کی یا دنوں کی ہوتی ہے، لیکن تمہاری ناراضگی تو مہینوں پر محیط ہو گئی ہے۔ کب تک سزا دوگی مجھے؟ مجھے خفا ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہادی امامہ کے قریب بیڈ پر بیٹھتے منت بھری نظروں سے امامہ کو دیکھ رہا تھا جب وہ بولی، اور میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ کم از کم میں خود کو ایک اچھی لڑکی نہیں سمجھ سکتی، اور نہ ہی علم و شعور رکھنے والی۔ میں ایک غریب گھر کی بد کردار لڑکی ہوں، مجھے اسٹیٹس اور سٹینڈرڈ کا نہیں پتہ، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ سے خفا ہونے کی غلطی کی ہے۔ معاف کر دیجیے گا، اس لیے مجھے نہیں معلوم، امیروں سے ناراض نہیں ہوا جاتا، ان کا احسان مند ہوا جاتا ہے۔ امامہ ہادی کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے کہتے بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی جب ہادی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ امامہ پلیز، میں تمہاری باتوں سے ہرٹ ہوتا ہوں، ایسے مت بولا کرو یار، اتنے ماہ پہلے کہی گئی بات تم بھول کیوں نہیں جاتی؟ اور میں معذرت بھی تو کر چکا ہوں کتنی بار، تم ہو کہ ایک ہی بات ذہن میں بٹھائے ہوئے ہو۔ تمہیں نہیں لگتا اس سے ہمارا رشتہ متاثر ہو رہا ہے؟ ہادی امامہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیے بے چارگی سے بولا۔ امامہ ہادی کی مضبوط گرفت میں پڑپڑا کر رہ گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ امامہ یہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھامے ہادی جب امامہ کی جانب آیا تو امامہ کو دیکھ کر حیرت اور صدمے سے حلق کے بل چیخا تھا۔ شایان رکیں، میرا موبائل۔ مایا اپنا موبائل کمرے میں بھول گئی تھی، گاڑی میں بیٹھتے اسے یاد آیا تھا، واپس اپنے کمرے کی جانب وہ بھاگی تھی، ادھر ادھر دیکھتی محتاط ہوتی اپنے کمرے کی کھڑکی پھلانگ گئی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا دروازے پر زور سے جھٹکے لگ رہے تھے، جیسے دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ مایا حواس باختہ سی دروازے کی طرف بھاگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مایا، گھنٹے بھر سے آوازیں دینے کے باوجود تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ اگر میں تم سے محبت سے پیش آ رہا ہوں تو تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اب مایا صورتحال کا جائزہ لیتی ابتہاج کا اشارہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا بولنا ہے آپ کو؟ جلدی بولیں، میں 1 منٹ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی روادار نہیں ہوں۔ مایا سینے پر ہاتھ باندھے تنفر اور حقارت سے بولی، نظریں نیچی کر کے بات کرو، ورنہ کیا؟ ہاں بولیں، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ یہی نا کہ ہاتھ اٹھائیں گے جیسے امامہ آنٹی پر اٹھائے تھے، ماریں گے مجھے؟ لیجیے ماریے، سڑکوں پر کھینچیں گے مجھے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتی؟ ابھی تو مجھے آپ سے سوالات کرنے ہیں، ابھی تو آپ کی باری ہے میرے سوالات سے سنگسار ہونے کی۔ بابا، اب نہ تو میں پہلے کسی مایا ہوں اور نہ ہی میں کسی خوش فہمی کا شکار ہونے والی ہوں۔ ابھی میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، پلیز جائیے اور دوبارہ میرے کمرے تک آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ اور رہی بات آپ کے بلانے کی، تو میں ضرور آؤں گی بابا، اور آخری بار حقیقت جاننے کے لیے خود کو تیار کر لیجیے۔ حقیقت کیا ہے میں جان چکی ہوں، اور باقی کی حقیقت آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی بہت شرم آئے۔ مجھے بتائیے، اپنی بیٹی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے فی الحال میں آپ کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی،
اس لیए प्लीज़ मेरे कमरे में दोबारा मत आइएगा और ना ही मुझे बुलाइएगा। अब मुझे आराम करना है। माया अपने दिल की भड़ास निकालती ज़ोर से दरवाज़ा बंद किए फूले सांस के साथ बेड पर आ बैठी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, आंसू गालों पर बह निकले, पूरा जिस्म लरज़ रहा था। कहाँ रह गई हो यार, अब आ भी चुको। शायान माया को कॉल मिलाए कोफ्त से बोला। माया अपने आंसू साफ करते मोबाइल पकड़े दरवाजे की चटखनी चढ़ाए, खिड़की से उकबी दरवाजे की जानिब बढ़ी। क्या हुआ, तुम रोई हो? गाड़ी में बैठते शायान ने बगौर उसका चेहरा देखा था। आंखें मुतवरम और सूजी हुई थी, नाक सुर्ख हो रही थी। बाबा आए थे, शायद कब से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। दरवाज़ा तोड़ने ही वाले थे कि मैं चली गई। फिर क्या हुआ? शायान दिलचस्पी से पहलू बदलते माया को देखते हुए बोला। माया हैरत से शायान की तरफ मुतवज्जो हुई। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? मैं कोई कहानी नहीं सुना रही। माया नाराज़गी से कहती मुंह मोड़े बैठ गई। अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों पर बिखरने वाले मोतियों को साफ किया। माया, हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, ना उम्मीद मत हो यार। हालात तो ठीक हो ही जाते हैं शायान, लेकिन इंसान ठीक नहीं होता। फिर जो घाव लग जाते हैं ना, वो भरते नहीं। माया आंखें बंद किए सीट की पुश से टेक लगाए आहिस्ता आवाज़ में बोली। शायान ने गाड़ी में हल्का हल्का म्यूज़िक ऑन कर दिया था, लेकिन माया का मूड फिर भी नहीं बदला था। वो लोग जेल से रिहा हो गए हैं माया, तुम्हें अब पहले से ज़्यादा मोहतात रहना होगा। शायान म्यूज़िक की आवाज़ स्लो करते बोला तो माया का दिल कानों में धड़कने लगा। कौन? माया जानती थी कि शायान किन की बात कर रहा है, लेकिन दिल ने उसके गलत होने की शिद्दत से ख्वाहिश की थी। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। वही गुंडे स्मगलर्स जिनका फ़ारूक ने पैसा खाया था। शायान का लहजा अजीब था। माया ना चाहते हुए भी कुछ शर्मिंदा हुई। लेकिन वो ऐसे कैसे रिहा हो सकते हैं शायान? बाबा ने केस फाइल किया था उन पर, एक तो स्मगलिंग केस और दूसरा फाइल फ़ारूक के कत्ल का। इतनी जल्दी कैसे रिहा हो सकते हैं वो? माया कमज़ोर लहजे में बोली। हमारा कानून खुद उनका साथ दे रहा है माया। वो इतने ज़ोरावर हैं कि कुछ भी कर लें, उन्हें सलाखों के पीछे बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों के हाथ बहुत दूर तक फैले होते हैं। क्या मिनिस्टर, बैरिस्टर, पुलिस सब उनके साथ मिली होती है, और जब तक रिश्वत का चलन है इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता किसी को। शायान माया पर नज़र डालते तल्खी से मुस्कुराया था। माया इस बात में सर हिलाते खामोश हो गई। माया, तुम्हारी गाड़ी हॉस्पिटल है, कैसे जाओगी हॉस्पिटल? ऐसा करो, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, उसके साथ चली जाओ। माया नाश्ते की टेबल से उठती अपने कोट की जानिब बढ़ी। इब्तहाज की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ज़रूरत नहीं आपकी किसी खिदमत की, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी खुद ही। माया दरुस्ती से बोलती अपना बैग और कोट उठाती वहाँ से निकल गई। घर से निकलते उसे एक अजीब एहसास ने घेर लिया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। माया ने पलट कर देखा, लेकिन किसी को ना पाते सर झटक कर सामने से आती टैक्सी को हाथ के इशारे से रोकने का बोलती उसकी जानिब बढ़ी। टैक्सी में सवार होते जैसे ही हॉस्पिटल के करीब पहुंची, कुछ लोग गन पॉइंट पर उसकी टैक्सी के गिर्द जमा हो गए। एक गाड़ी उनकी टैक्सी के ऐन सामने खड़ी हो गई थी। माया नासमझी से अपने गिर्द बंधे हिसार को देखने लगी। अचानक फिजा गोलियों से गूंज उठी। माया का दिल मामूल से तेज धड़कने लगा। कानों पर हाथ रख के सीट के पीछे बैठी थी। जब कोई उसकी तरफ का दरवाज़ा खोले उसे बाजू से घसीट कर गाड़ी से बाहर खींचने लगा।